हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राहुल और आप सभी का ट्रेंडिंग टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने ट्रेंडिंग टॉक बेसिकली बॉलीवुड में क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है, इन सब को लेकर तो ये ट्रेंड बहुत आपने देखे हैं, सुने हैं। लेकिन हमारे शो में आज हम बात करेंगे कि आखिर राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ ट्रेंड में है, कौन नेता कितना ट्रेंड कर रहा है राजस्थान की राजनीति में। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, राजस्थान में चुनाव जो हैं वो बहुत नज़दीक आ गए हैं और उसी के चलते राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है और राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। ना सिर्फ अगर हम बात करें राजस्थान की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, बल्कि अब एक तीसरी पार्टी और राजस्थान में कदम रखने वाली है, आम आदमी पार्टी। तो क्या कुछ राजस्थान की राजनीति में इस वक्त ट्रेंड में है, उन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी विशाल सूर्यकांत से। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया राहुल। राजनीति आपने कहा तीसरी पार्टी राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक पार्टी वो उसका एग्जिस्टेंस है। जी तो बिल्कुल। हम चौथी या पांचवी नंबर की पार्टी पांचवें हम नंबर कह की सकते पार्टी हैं। जी बेसिकली। जी। तो राजस्थान के अंदर इस वक्त जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ये है कि सचिन पायलट क्या करेंगे। जी। और कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इक्वेशन है वो किस रूप में आने वाले दिनों में नजर आएगी। नजर आएगी। पूरे मीडिया के फोकस उसके ऊपर है, तब तमाम जो लोग हैं उनका फोकस उसके ऊपर है कि आखिर क्या होने वाला है कांग्रेस के अंदर। और इसी पे मुझे लगता है कि विस्तार से हमको बात करनी चाहिए कि क्या संभावनाएं हैं सचिन पायलट के लिए, क्या राजनीतिक सीमाएं हैं, क्या आगे की संभावनाएं हैं, अशोक गहलोत के लिए क्या सीमाएं हैं, क्या बाध्यताएं हैं और आगे की क्या संभावनाएं हैं, और ओवरऑल राजस्थान के अंदर क्या पिक्चर बनने वाला है। सिलसिलेवार हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें सचिन पायलट की राजनीति की। राहुल, सचिन पायलट की जो राजनीति है वो अब मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ओके। आउट ऑफ कंट्रोल, जिस पे नियंत्रण शायद सचिन पायलट का भी अब नहीं रहा है, ना आला कमान का रहा है, ना अशोक गहलोत का रहा है। कहते हैं कि विरोध राजनीति के अंदर उस हद तक करना चाहिए कि आप वापस भी लौट पाएं, लेकिन जिस रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो अदावत है, जो सियासी खींचतान है, बिल्कुल। जो महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, वो उस मुकाम पर आ गई है कि वापस लौटना सचिन पायलट के लिए अब मुश्किल नहीं वो है। दरअसल अब जग जाहिर हो चुकी है जी विशाल जी। अब जी। हर कोई आम आदमी तक इस चीज से वाकिफ हो चुका है कि किस तरह के घटनाक्रम दोनों के बीच में चल रहे हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण इसमें यही है कि सचिन पायलट हैं, अब क्या करेंगे। बिल्कुल। तमाम जो हमारे व्यूअर हैं उनके सवाल आते हैं हमारे पास में, हम देखते कमेंट बॉक्स के अंदर इस तरह का जो कंटेंट है वो ज़्यादा उसको लोग देख रहे देख रहे हैं। हैं। और उससे पता लगता है कि क्यूरियोसिटी है पूरे राजस्थान के अंदर कि चुनावी साल के अंदर 4 साढ़े 4 साल का वक्त है वो गुजर गया, इस नूरा कुश्ती में गुजर गया। बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ शपथ ग्रहण के वक्त ही एक तरह से उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली थी, जी। पहले दिन से ही एक तस्वीर बन गई थी कि राजस्थान के अंदर क्या घटनाक्रम होने वाले हैं। क्योंकि नज़दीक दोनों बैठे थे लेकिन मन नहीं मिले थे। मन नहीं मिले थे। और वो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी उस वक्त में दिख रहा था कि किसकी शपथ में किस तरह से नारेबाजी हो रहे थे। तो ये बिल्कुल अंदेशा बिल्कुल तय था कि सब कुछ उस रूप में ठीक नहीं होगा जिस रूप में आला कमान ने कोशिश की है। जी। जो कॉमन विक्ट्री बताने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ में रख के, तो वो जो तस्वीर थी और जो हकीकत थी उसका जो फ़र्क है वो तुम तमाम जो लोग राजस्थान में महसूस कर रहे थे। वो तस्वीर है वो अभी तक संवर नहीं पाई है, उल्टा और बिखरी है। बिखरती जा रही है। राहुल गांधी एक होप थे सचिन पायलट के लिए, लेकिन सचिन पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा में तमाम बिल्कुल। चीज़ें की। उस वक्त भी पोस्टर किसका लगेगा नहीं लगेगा ये उसको लेकर बड़ा वो रहा। अशोक गहलोत पोस्टर कैंप वॉर भी लगातार चलता अशोक रहा। गहलोत कैंप के अंदर ये एक बेचैनी थी जी। कि भारत जोड़ो यात्रा का सारा जो खर्च है वो तो उनके नेता उनके कार्यकर्ता राजस्थान की सरकार उठा रही है। जी। और जो रास्ते में जहाँ जहाँ राहुल गांधी को गुजरना है वहाँ पोस्टर लग रहे थे वो सचिन पायलट के लग रहे थे अकेले। तो ये इस तरह का वॉर भी दोनों के बीच में चलता रहा, कोल्ड वॉर इसको हम कहेंगे। और लेकिन अब मुझे लगता है कि अब निर्णायक क्षण है वो आया है जी। राजस्थान कांग्रेस के अंदर। और उसके पीछे एक ये भी है कि सचिन पायलट आखिर सब्र रखेंगे तो कब तक, क्योंकि उनके कार्यकर्ता उनके विधायक वो तमाम उनके मन में बेचैनी है कि आखिर कब तक हम इंतज़ार करें आला कमान के फैसले का। अब इसलिए बयानों का जो रुख है सचिन पायलट का वो आला कमान की तरफ ज़्यादा है।
पहले राजस्थान के इश्यूज़ के अंदर उन्होंने घुसना शुरू किया, चाहे वीरांगना का इशू हो, चाहे आपके डॉक्टर्स हड़ताल का इशू हो, चाहे जयपुर को जिले 2 ज़िलों में बांटना नहीं बांटना, हर जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो राजस्थान सरकार को हम कहेंगे परेशान किए हुए था, उसमें सचिन पायलट ज़रूर घुसे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट उनका गुस्सा है। उन्होंने फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, चाहे वीरांगनाओं का मामला हो, वीरांगनाओं का सचिन पायलट के घर पे धरना, आखिर इसकी वजह क्या, और इसको पूरा जो लीड कर रहे थे वो किरोड़लाल मीणा कर रहे थे। तो ये पॉलिटिकल जो घटनाक्रम जिस रूप में चला है राजस्थान के अंदर, उसको लेके बिल्कुल तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो रही है कि सचिन पायलट है, अब कोई न कोई निर्णायक कदम है वो बढ़ाने वाले हैं या बढ़ाने की ओर मजबूर हो सकते हैं, जिस रूप में परिस्थितियां हैं। क्योंकि अब उनको जवाब देना है, अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना है, अपने जो साथ में विधायक जो खड़े थे, मानेसर उनके साथ में गए थे, उनको जवाब देना है। तो सचिन पायलट है वो जो लोग उनके साथ में जुड़े थे, उनकी आकांक्षाओं की ताबीर चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये आकांक्षाएं उनकी जल्दी पूरी हो, और उम्मीद ये थी कि राजस्थान के अंदर बजट सत्र से पहले कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए। लेकिन बजट सत्र के बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत उन्होंने बजट पेश किया, बजट के अंदर घोषणाओं पे घोषणाएं हुई, तमाम ज़िले बना दिए, दायरा बढ़ा दिया, राइट टू हेल्थ आप लेके आ गए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं हताश हैं, और उनकी हताशा उनके बयानों में झलक रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलक रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई, उस वक्त सचिन पायलट का वो उत्साह नज़र नहीं आया जो कि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त था। उनको मुझे याद है कि उन्होंने अपना एक प्रमोशनल वीडियो भी बनाया था, टी शर्ट्स बनाए थे भारत जोड़ो यात्रा के, साथ चले थे, ट्रेंड में रही थी उस वक्त उनकी टी शर्ट्स भी, साथ में चले थे राहुल गांधी के। लेकिन अब वो जुड़ाव नज़र नहीं आ रहा है, जब रंधावा, डोटासरा, मुख्यमंत्री गहलोत लगातार संभागवार दौरे कर रहे हैं। हालांकि उनका वो ओहदा भी नहीं है संवैधानिक या रूप से, या पार्टी की कोई बाध्यता भी नहीं है कि उस आप ओहदे पे हों। अगर अशोक गहलोत घूम रहे हैं डोटासरा को साथ में लेके, रंधावा जी को साथ में लेके, तो उसको समझ में आता है कि वो प्रदेश महासचिव प्रभारी हैं, एक पीसीसी प्रेसिडेंट है और एक सीएम है, तो किस हैसियत से वो सचिन पायलट को अपने साथ में जोड़े। लेकिन रास्ता बनाया जा सकता था उनके लिए एक सम्मानजनक तरीके से, वो भी कहीं लीड कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं, और दिल्ली के अंदर जो घटनाक्रम चल रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हनुमान बेनीवाल से उनकी मुलाकात की चर्चा है वो सामने आई थी, हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से पायलट कैंप ने नहीं की, लेकिन चर्चा बिल्कुल साफ है कि हनुमान बेनीवाल से उनकी मुलाकात हुई। हनुमान बेनीवाल हैं, वो अलग राजनीति कर रहे हैं, इस पर अपन आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात पायलट के सामने अल्टरनेट क्या है, विकल्प क्या है, हम उसके बाद। कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि शायद हो सकता है अब सचिन पायलट पार्टी बदलने का विचार कहीं ना कहीं रखते हो। उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत जल्दबाजी में तो ये हम नहीं कहेंगे कि पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन हाँ, रुख है वो कुछ और ही है। लेकिन वो किस पार्टी में जाएंगे ये भी महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ी बात कांग्रेस के अंदर वो लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, साफ तौर पर उनका निशाना ये है कि मुख्यमंत्री मेहनत उन्होंने की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया, उनकी लड़ाई है। तो राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस वो छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ सीएम का फेस बन के जाना चाहेंगे या उस लेवल का कद चाहेंगे क्या, और राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते। जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने विकल्प था, उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़कर केंद्र की राजनीति शुरू कर दी, वहाँ केंद्रीय मंत्री बन गए। तो ये विकल्प अगर सचिन पायलट के पास में था तो वो पहले ही उसको अवेल कर लेते और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता। लेकिन खुद वो राजस्थान के अंदर जुड़ा रहना चाहते हैं, राजस्थान की ज़मीन, क्योंकि राजस्थान के अलावा जो फील्ड वर्क सचिन पायलट का है वो किसी और स्टेट में हो नहीं सकता, सेंटर पॉलिटिक्स में हो नहीं सकता। तो अब विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि पहला, सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस सवाल का जवाब है कि अभी कह नहीं सकते। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरफ वो जाएंगे कहना बिल्कुल मुश्किल है। अभी आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक स्टेटमेंट था जिसमें उनसे पूछा गया सचिन पायलट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मेरे साथ में है, अभी तो वो पार्टी के अंदर ही हैं, अभी तो वो पार्टी के अंदर ही हैं, स्पष्ट, इसलिए मेरे साथ में, अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पार्टी के एसेट हैं, तो इसलिए तो अभी तक वो पार्टी में है, तुम्हारे साथ में। तो ये जो पॉलिटिकली करेक्ट, जो एक तरह से डिप्लोमेटिक आंसर दिया है अशोक गहलोत ने, तो साफ तौर पर लगता है कि अभी भी चीज़ें हैं या दूरियां हैं उतनी कम नहीं हुई हैं, दूरियां बढ़ी हैं, खाई बढ़ी है।
और एक के बाद एक जिससे से दिन गुजर रहे हैं, मुद्दे आगे आ रहे हैं जिसमें सचिन पायलट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और एम्बेरेसिंग हो रहा है अशोक गहलोत के लिए इस चीज़ को डील करना। तो मुझे लगता है कि अब ये चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अब निर्णायक इसका कोई फैसला है, वो इस स्क्रिप्ट का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है वो अब लिखी जाएगी। पर ये आपका भी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, ये जो आपने कहा, ये नहीं देखिए, 4.5 साल से खींचतान की एक राजनीति चल रही थी। आला कमान भी उसमें कांग्रेस का अंदाज रहा है आला कमान का कि वो पैरेलल दो नेता हमेशा स्टेट्स के अंदर रखे हैं उसने। ये पुराने दौर की बात है। हमने एक वक्त देखा कि सीपी जोशी अशोक गहलोत दोनों वर्सेस की स्थिति में पहुंच गए थे, पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएम रहते हुए। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि एक्स पर्सन से कोई नाराज हो तो वाई के पास जाए, वाई से नाराज है तो एक्स के एक पास ऑप्शन आए। हमेशा बैकअप में हाँ, तैयार रखना तो है। उससे क्या होता है कि वर्कर हैं वो भी हतोत्साहित नहीं होता। अगर आप पार्टी के अंदर कोई सिंगल एक अकेला नेता है जी, और उसको आप लीड दे रहे हो, उससे नाराज होने के बाद में कार्यकर्ता या किसी नेता के लिए ऑप्शन ही होता है कि आप बीजेपी में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, घर बैठ जाओ। घर बैठ तो एटलीस्ट एक कांग्रेसमैन होने के नाते तमाम जो लीडर हैं वो विरोध के बावजूद भी पीसीसी तो आ सकते हैं, कम से कम उसके अंदर तो आ सकते हैं। तो एक पैरेलल लीडरशिप है। ये कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा कि किसी सिंगल पर्सन को पूरी लीडरशिप वो नहीं देते। अशोक गहलोत हैं वो अपवाद इस रूप में है कि वो पॉलिटिकली भी बहुत स्मार्ट हैं, वो प्रशासनिक उनकी शैली है वो भी अलग है, तो पॉपुलर डिसीजन वो करते हैं, तो आलाकमान को भी प्रिय हैं और साथ में जनता को भी प्रिय हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनकी एक सख्त अलग प्रशासक पहल है की उनकी, छवि है। जी। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके पैरेलल कोई लीडर खड़ा हो। सचिन पायलट को खूब बूस्टअप मिला है, बूस्टर डोज दिया आला कमान ने। मानेसर जाने के बाद में उनको भी उनको कंसिडर किया पार्टी के नेता के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इस दौड़ के अंदर पायलट हैं वो पिछड़ गए और अब उनके कार्यकर्ता उनके लोग हैं वो उस रूप में हताश हैं। अब इसको लेकर कोई निर्णायक फैसला होना है। आला कमान के को बिल्कुल क्लियर कट वो मैसेज दे रहे हैं कि रंधावा हैं वो यहाँ पर आए और भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी के लिए जो समर्थन जुटाने की कोशिश हुई थी वो वैसी हुई जब उनकी संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद हुई संभागवार। तो उसके अंदर कहीं पायलट का रोल नहीं था। रंधावा के पास में कोई जवाब नहीं है कि पायलट क्यों एक्टिव नहीं है। तो पायलट इनएक्टिव हैं, इसका मतलब पायलट के मन में कुछ चल रहा है, ये साफ तौर पर कयास है। और कभी भी ये हो सकता है कि वो या तो नई पार्टी का ऐलान कर दें। मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी में वो जाएंगे, जी, क्योंकि उन्होंने अपना महत्वाकांक्षाओं का कद इतना बड़ा कर दिया कि दूसरी पार्टी उनको अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं सकती। कर सकते। हनुमान बेनीवाल के साथ जाएंगे तो अगर हनुमान बेनीवाल क्यों उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, वो तो खुद हनुमान बेनीवाल खुद इतने खुद समय खुद से लगे चाहेंगे। हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, आम आदमी पार्टी है वो उसका सिस्टम ही अलग है। वो सीएम की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को सामने रख के फिर वोटिंग करवाते हैं और तमाम चीज़ें। तो वहाँ पे भी एक तरह का एक लेवल तक ही आपकी महत्वाकांक्षाओं को कंसिडर किया जाता है। तो एक मुझे लगता है कि राजनीतिक भ्रम के दोराहे पर खड़े हुए हैं सचिन पायलट। उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ किस मोड़ पर जाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन ये निर्णायक क्षण है वो सचिन पायलट के लिए आ गया है। अब बात करते हैं अशोक गहलोत की राजनीति की। अशोक गहलोत की राजनीति देखिए, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट जी, उन्होंने अपनी सरकार 4.5 साल तक खींच ली। खींच ली। बहुत सारे अंतर्विरोध रहे, तमाम चीज़ें हुई, पॉलिटिकल इतना उठापटक है। मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में किसी कार्यकाल में किसी भी कार्यकाल में ऐसा इतना नहीं उन्होंने देखा होगा जितना इस वक्त हुआ है। आला कमान के सामने उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उनके अपने विधायक। दिलचस्प बात क्या है राहुल कि दोनों जो पार्टी के नेता हैं वो अपने अपने समर्थकों के इस वक्त ज़बरदस्त दबाव में हैं। अशोक गहलोत हैं, उनकी परेशानी कि विधायक इतने बिल्कुल बागी हो रखे हैं सचिन पायलट गुट को लेकर कि वो खुद अशोक गहलोत की बात नहीं मान रहे। नहीं मान रहे वो कह रहे हैं हमने आपकी सरकार बचाई, जी, आप कैसे किसी और को बना सकते हो, आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो वो एक मॉरल उनके ऊपर प्रेशर ज़बरदस्त है। सचिन पायलट अगर चुपचाप बैठे तो उसके समर्थक कहते हैं वो कहने लग जाते हैं कि भाई आप चुपचाप क्यों बैठे हो, हमने तो आपके पीछे सब कुछ दाव पे लगा दिया, तो ये मौका है कुछ करने का, कुछ करिए। ठीक है, तो दोनों राजनीतिक फसावट ऐसी है कि दोनों नेता हैं वो अपने ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं के दबाव तले बिल्कुल काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि काम नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है, एक मजबूरी वश उन्हें ये करना पड़ रहा है। सीएलपी लीडर होने के नाते अशोक गहलोत की ड्यूटी थी कि आला कमान अगर विधायक दल की बैठक कह रहा है तो वो बैठक आप बुलाते, आप बैठक नहीं बुला पाए,
विधायकों ने आपकी बात नहीं सुनी, आपको माफ़ी मांगनी पड़ी आला कमान के पास में जाकर। तो राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग मोड़ पे है, जिसमें अशोक गहलोत हैं वो अब ये चाहते हैं कि इतना मैंने 4 साढ़े 4 साल का वक्त है वो मेरे दम पे निकाला एक तरह से, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी हुई, जो कहते हैं कि मानेसर के अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं का वो नाम लेते हैं, कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस जिस तरह का संख्या बल था, विधायकों को वो अपने साथ में लेकर आए, निर्दलियों को लेकर आए। तो अब वो चाहते हैं कि अगले चुनाव से पहले तस्वीर साफ कीजिए साफ हो जाए, क्लियर कि आखिर है कौन। अब इस भ्रम की स्थिति के अंदर हम चुनाव में नहीं जाएंगे। अब चुनाव में आपको अगर मुझे कमान देनी है आप मुझे दीजिए, पायलट को देनी है पायलट को दीजिए, लेकिन क्लियर कर दीजिए। क्लियर कीजिए। अशोक गहलोत का ये स्टैंड है वो आला कमान के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। वो चाह के भी सचिन पायलट को उस रूप में समर्थन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस वक्त अशोक गहलोत जिस रूप में उन्होंने स्टैंड लिया है, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर संकट मोचक की भूमिका में वो रहे हैं, राहुल गांधी के लिए तमाम जगहों पे, तो ऐसे में आला कमान के पास में अशोक गहलोत को खोने का चॉइस उनके पास में नहीं होगा। और अशोक गहलोत अपनी कीमत इस वक्त जानते हैं, पार्टी के अंदर क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उसके मुताबिक तो वह एक्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन और इसकी बात होगी जिस रूप में चल रहा है। हाँ, अशोक गहलोत दिन ब दिन मजबूत होते जाएंगे, ये साफ तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम है वो बता रहा है। बिल्कुल। तो विशाल जी, ये तो चलिए हमने अशोक गहलोत की बात करी, उनकी मंशा क्या है, पार्टी को लेकर उनकी मंशा क्या है, सचिन पायलट को लेकर हमने बात करी। अगर हम बात करें, आला कमान ने रंधावा को भी यहाँ राजस्थान भेजा था सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरियां कम कर सके ताकि, उसमें वो कितना सफल हुए, इसको लेकर कितना कहेंगे? कि मुझे नहीं लगता कि रंधावा उस चीज़ को लेकर सफल हुए हैं बिल्कुल भी। देखिए, आला कमान की चिंता ये नहीं कि दो नेताओं के बीच में दूरियां कैसे खत्म हो जी। आला कमान की चिंता ये है कि दोनों गुट के विधायक हैं वो इस कदर हावी हो गए हैं, इस कदर भारी हो गए हैं कि अपने नेता तो छोड़िए वो आला कमान की भी नहीं सुन रहे। तो राजस्थान कांग्रेस के अंदर इस वक्त विधायक दल के अंदर 3 हिस्से बटे हुए हैं। एक हिस्सा अशोक गहलोत के साथ में, एक सचिन पायलट के साथ में, एक जो नए नेता हैं जैसे दिव्या मदेरणा या इस तरह के, इनको लगता है कि यार अब हमको अगला टिकट भी चाहिए और हमको अगले टिकट में चुनाव जीत कर आ जाएं तो ओहदा भी चाहिए। और सचिन पायलट और गहलोत कैंप है ये अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाते रहें, उन नेताओं को लगता है, उनका नज़रिया बता रहा हूँ। तो ऐसे में उनको लगता है कि क्यों ना हम आला कमान की बात करें। आला कमान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हमने देखा वो बात करें। आला कमान की बात करना एक सेफर जोन है, आपको किसी गुटबाजी में भी नहीं रखता और आला कमान का लॉयल भी बना के रखता है। तो मुझे लगता है कि कुछ नए नेता हैं वो ये स्मार्ट गेम है वो खेल रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो उनका ये स्मार्ट गेम उनको किस हद तक मतलब भारी पड़ेगा या उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? फायदेमंद है, फायदेमंद है। एक तो ये कि भाई तमाम आप किसी गुट में बिलीव नहीं कर रहे, आप पार्टी के फॉरम पे बिलीव कर रहे हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और आला कमान की बात करेंगे। जो आला कमान कहे वो हम करेंगे, चाहे वो गहलोत के साथ रखे चाहे पायलट के साथ रखे। आला कमान जहाँ खड़ा है हम वहाँ खड़े हैं। हरीश चौधरी का स्टैंड ये है, आपका दिव्या मदेरणा का स्टैंड ये है। तो इनको लगता है कि ये एक अच्छा मौका है आला कमान की नज़रों में बने रहने का। जब भी ये सूची बनेगी, इतिहास में जब लिखा जाएगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस गहलोत और पायलट गुट के अंदर बढ़ गई थी, तब कुछ विधायक ऐसे थे जो आला कमान के साथ में खड़े थे। तो वो आला कमान की गुड बुक में रहने का जो उनका मूव है, पॉलिटिकल मूव है, वो उनको सूट करता है। उनको वापस टिकट भी चाहिए और उनको पता है कि दोनों गुट के लोग हैं वो टिकटों की होड़ में अपने लोगों को बहुत ज़्यादा टिकट देंगे। तो ऐसे में उनके लिए गुंजाइश क्या बचती है? तो वो आला कमान के साथ में रहना चाहेंगे। तो ये कांग्रेस के अंदर का पूरा घटनाक्रम है। मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स। मेरा अगला सवाल उन्हीं को लेकर था। हनुमान बेनीवाल की अगर हम बात करें, काफ़ी समय से राजनीति में बने हुए हैं, राजस्थान की राजनीति के एक सक्रिय नेता हैं। अभी पीछे के हाल ही के दिनों की बात करें, उनकी बच्ची का जन्मदिन था जिसको लेकर वो दिल्ली थे। बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, वो भी उनसे मिलने पहुंचे। तो उनकी इस राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? वो कितनी इफेक्टिव है या कितना बदलाव इस वक्त राजस्थान में वो एक ला सकते हैं? हनुमान बेनीवाल एक बहुत अच्छे राजनीति के अंदर एक अच्छे मौसम विज्ञानी के रूप में सामने आए। वो देखते हैं कि हवा का रुख क्या है, वो अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के सामने चुनौती ये है कि उनकी जो पार्टी है उसका दायरा अब बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा।
खुद सांसद बन गए हैं, जी। विधायक हैं उनके पास में, लेकिन वो शेखावटी के दायरे से आगे नहीं बढ़ पाया नहीं है, बढ़ पा रहे हैं। उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हनुमान बेनीवाल वो संभावनाएं अपने लिए देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को संभावनाएं अपनी पार्टी के विस्तार में भी लगती है। जी। हनुमान बेनीवाल को संभावनाएं अपनी पार्टी और अन्य पार्टियों के गठबंधन में नज़र आती है। हनुमान बेनीवाल को संभावनाएं अपनी पार्टी के अंदर बड़े नेताओं को शामिल करवाने में नज़र आती है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास में, क्योंकि अब वो 5 साल उन्होंने जिस रूप में पार्टी को चलाया, अपनी पार्टी को, एक लिमिटेड लोगों की विधायक संख्या दल है, लेकिन वो आखिरकार वो इंटैक्ट रहे हैं हनुमान बेनीवाल के साथ में। और हनुमान बेनीवाल को भी इस बात का एहसास है कि उनकी लोकप्रियता का क्या हाल है, या वो उनका राजनीतिक रूप से उनकी शैली है, वो किन किन लोगों को पसंद आ सकती है। तो ऐसे में मुझे लगता है वो गठबंधन के रास्ते तलाश रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो वास्तव वो अपनी पार्टी को के साथ बीजेपी को भी देख के लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट संसद के अंदर तो मोदी का उन्होंने समर्थन किया था, एनडीए के रूप में उन्होंने शामिल हुए थे। लेकिन किसानों का जो आंदोलन हुआ तब वो अलग हो गए, एक तरह से उन्हें अलग विचार रखे। फिर यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, उनके खिलाफ वो खुले और रूप में मुखर होते रहे। अब यहाँ जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो दिल्ली के अंदर राजेंद्र राठौड़ हैं, वो दिल्ली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में, तब वो ओम बिरला, राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल साथ में बैठे नजर आए। तो वो भाजपा के साथ भी अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता, जिसका आपने जिक्र किया कि उनकी बेटी का जन्मदिन का मौका था, तब भगवंत मान वहाँ पर पहुँचे हुए थे, अरविंद केजरीवाल पहुँचे थे, कांग्रेस के पवन गोदारा हैं, उनको भी वहाँ देखा गया, संदीप चौधरी को वहाँ पर देखा गया, बीजेपी के नेताओं को देखा गया। तो एक तरह से तो वो एक आयोजन था, लेकिन राजनीति के अंदर और खासतौर से एक राजनीतिज्ञ के लिए इतना बड़ा आयोजन है, वो बिना किसी मैसेज के लिए होता नहीं है। या तो उसके अंदर कोई संदेश है या संभावनाएं। तो वो अब ये देखना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल किस तरह का संदेश देना चाह रहे थे या कोई संभावनाएं तलाश रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल ये एक महत्वपूर्ण दिन है राहुल। राजस्थान की राजनीति तो ठीक है ही, पर सामाजिक और धार्मिक रूप से भी अक्षय तृतीया है जी। अक्षय तृतीया एक नई शुरुआत का मौका होता है राजस्थान के अंदर। अच्छा। अब इस मौके को किस रूप में अभी आने में वो थोड़े से दिन बाकी हैं, क्या तस्वीर का रुख होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि अक्षय तृतीया का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा राजस्थान की राजनीति के लिए। क्या गुल खिलाएगा नहीं पता, किस लेवल तक जाएगा वो नहीं पता, लेकिन ये निर्णायक घटनाक्रम है। अप्रैल और मई का ये जो महीना है राजस्थान में, क्योंकि इसके बाद तो फिर जून जुलाई और ये आपका बिल्कुल इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। फिर कोई अभी जो कुछ अलायंस होने हैं, अभी कुछ चर्चाएं होनी चुनाव की, वो अब शुरू हो जानी है। मई या जून के बाद में तो एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा। बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सीपी जोशी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी राजनीति की ज़रा चर्चा कर ले, क्योंकि दोनों पार्टियों की बात हो गई। हालांकि व्यूअर हमारे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प है भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीपी जोशी हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उससे पहले जातीय पंचायतों का दौर चल रहा है, और जातीय पंचायतों के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको प्रमुखता से जगह मिले या वो स्पेस वो हासिल करें, क्योंकि तमाम जो जातीय पंचायतों के अंदर कांग्रेस इस खेल में को समझ नहीं पा रही है, और वो अलग अलग जातीय पंचायतों में या तो कांग्रेस के नेता हाशिए पर रहे हैं या धकेले भी गए हैं। एसटी सम्मेलन में हमने देखा गोविंद मेघवाल को, ब्राह्मण सम्मेलन में हमने देखा कि केवल पुष्पेंद्र भारद्वाज के अलावा किसी और को मंच नहीं मिला, जबकि कद्दावर वहाँ पर लोग नेता मौजूद थे, महेश जोशी थे और तमाम लोग थे, तो उनको बोलने की स्पेस नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते से भी देख रही है, सामाजिक और जातीय पंचायतों की नज़र से। सीपी जोशी हैं, उनको लाया गया है ताकि एक निर्विवाद चेहरा जो दो गुटों में बटी हुई थी बीजेपी, साफ तौर पर सतीश पूनिया का जो लास्ट घटनाक्रम रहा, वो किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन में उनका साथ नहीं देना, ये आरोप उन पर लगा और वो उनके जाने का कारण बना, ऐसा बताया जाता है। किरोड़ीलाल मीणा भी संतुष्ट नहीं थे, पार्टी के अंदर उनको समर्थन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, तो वो एक घटनाक्रम ऐसा रहा। तो अब सीपी जोशी के आने के बाद सारे गुट हैं वो अपने अपने बैरक में चले गए, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सीपी जोशी किस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत मजबूत चेहरा राजस्थान की राजनीति का, और विधानसभा के अंदर हमने देखा है उनकी कार्यशैली को। राजेंद्र राठौड़
महत्वाकांक्षी उनको कह सकते हैं, लेकिन बहुत तैयारियों के साथ में वो विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं। अकेला कोई नेता है जो चुनौती देता है साफ तौर पर, वो राजेंद्र राठौड़ है, जो पूरी तैयारी के साथ में करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत मजबूत उन्होंने नेता उतार दिया है, उपनेता बना दिया है सतीश पूनिया को। जो सतीश पूनिया के जो समर्थक कह रहे थे कि उनको हटा दिया है, हटा दिया गया। तो वो एक उनको डैमेज कंट्रोल हुआ। और सतीश पूनिया के लिए भी एक बड़ा मौका है कि पहली बार विधायक बने हैं, और उसी में अगर आप पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए और साथ में विधानसभा के अंदर उपनेता हैं वो भी बन गए प्रतिपक्ष, तो अपने आप में महत्वपूर्ण उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और इसको आप कह सकते हैं सतीश पूनिया को क्यों हटाया गया और उसको लेकर बहस हो सकती है, लेकिन मैं सतीश पूनिया का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके आधार पर देखकर मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए कि उनके लिए एक ही कार्यकाल के अंदर 5 साल के अंदर उनको 2 बड़े मौके हैं, वो मिले हैं, जिसमें 3-3.5 साल वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद में उपनेता के रूप में उनको काम करने का मौका मिल रहा है। रही बात वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे जिस रूप में वो तैयारी कर रही हैं, साफ तौर पर संघ के अंदर और तमाम जगहों पर ये चर्चा साफ है कि पार्टी राजस्थान के अंदर वसुंधरा को छोड़ने के मूड में नहीं है। वसुंधरा राजे के बिना भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी उस स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में उनको अपने साथ में वो रखेंगे वसुंधरा राजे को। तो अब उनके लिए सवाल ये कि उनके लिए पोस्ट क्या हो सकती है। हाँ, क्योंकि कई बार ये गुजरात मॉडल की तर्ज पर भी बातें आ रही थी कि शायद इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया निकल कर आए। नहीं, मुझे नहीं लगता राजस्थान के अंदर कोई वो चेहरा है वो घोषित किया जाएगा, क्योंकि हर चेहरा है वो उसका अपना एक धड़ा है। तो या तो कोई नया ही नेता है वो चुनाव के बाद के अंदर लाया जाएगा। मुझे नहीं लगता राजस्थान के अंदर कांग्रेस की तरफ भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा है घोषित करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता, संघ, सब तमाम चीज़ें लोग जुड़ के और जो सामाजिक और धार्मिक मुद्दे हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, और साथ में गहलोत सरकार की जो नीतियां हैं, जो असफलता हैं, उनको वो हाईलाइट करेंगे, और इस तरह से वो चुनाव कराए जाएंगे। मोदी का नाम भी चलेगा, तमाम चीज़ें चलेंगी। तो वसुंधरा राजे हो सकता है, मुझे लगता है कि उनकी भूमिका ये हो सकती है कि वो प्रदेश चुनाव संचालन समिति है उसके अंदर उनको अध्यक्ष का पद मिले, जिसमें चुनाव पूरा अभियान कैसे चलेगा उनके निर्देशन में सारी चीज़ें हों। तो इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। लेकिन आने वाले 2 महीने राजस्थान की राजनीति में खास तौर से महत्वपूर्ण होंगे। राहुल, मुझे लगता है कि इसी बात से हमें कंक्लूड करना चाहिए। व्यूअर हमारे साथ में बड़ी तादाद में जुड़े हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक हैं राजस्थान की राजनीति के, और लगातार इस तरह के मुद्दों को हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। राहुल और मैं लगातार बात करते रहेंगे। हमारी पॉलिटिकल जो चर्चाएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं। उन्हीं चर्चाओं को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। कैसा लगा एनालिसिस, ये बातचीत, इस पे आप ज़रूर अपने कमेंट दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई अलहदा आपकी राय है या कुछ और जानकारी, तो वो भी आप लिखिए, संवाद कीजिए, ज़रा बात कीजिए। तो उससे मुझे लगता है कि हम पंजाब केसरी जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो हमारी टीम लगातार लगी हुई है, जो कंटेंट दे रहा है, उसका फीडबैक आप देंगे, अच्छा या बुरा आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगा है, लेकिन फेयर फीडबैक है वो देते रहिएगा। जी राहुल। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। ये ट्रेंडी टॉक्स में आज हमने बात करी पॉलिटिक्स के ट्रेंड को लेकर, क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है राजस्थान की राजनीति में। तो फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग टॉक में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विशाल सूर्यकांत को दीजिए इजाज़त, और लगातार हम आगे भी कई मुद्दों को लेकर जुड़ेंगे। और जैसा मेरे सहयोगी ने कहा, आप अपने जो भी बात है, आप की कोई राय है, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।